मार्क्स थे। मैंने एक्यूरेसी पे हाँ बहुत ध्यान दिया। हाँ पेपर टू वो डिजाइन रिलेटेड था। मैंने उसमें मैं कहा अब कुछ भी हो जाए बहुत स्पीड से करना है। उसमें मैं हाँ 260 का अटेम्प्ट किया। और सर आप हाँ। सरप्राइज होंगे ये जान के 120 मार्क्स आए उसमें। उसमें अच्छा। आंसर सब क्वेश्चन के गलत थे। इतना ओ, स्पीड से किया कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूरे गलत। कुछ हो गया। सर फास्ट अटेम्प्ट यस में सर। आईएएस क्वालिफाइड, फास्ट अटेम्प्ट में 25 रैंक, फास्ट अटेम्प्ट में रेलवे। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इन द फास्ट अटेम्प्ट, तो यही होता है डिसीजन। वेलकम रजनीश। तुम्हारे थैंक यू नाम सर। पे एक बहुत ही तोप आदमी है, ओशो, उनका भी नाम रजनीश है। ठीक है। यस सर। और अगर हम क्वालिटी में देखें तो रजनीश गेट 2025 में ऑल इंडिया वन रैंक, ऑल इंडिया रैंक वन इन गेट 2025, एंड इंजीनियरिंग सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 25। तो ऐसा है कि जो बंदा को लगता है कि ऐसा, अच्छा रजनीश तुम बताओ कि ये रिजल्ट देखने के बाद, क्योंकि तुम्हारा तो यूज टू है कि भाई मुझे गेट में यार वन आ गया तो इसमें तो अच्छा आ ही जाएगा, इसमें उम्मीद तो था ही। फिर भी जब रिजल्ट तुमने देखा तो कैसा रहा, कैसा लगा? हाँ सर, रिजल्ट इस बार काफी लेट आया था क्योंकि 2 वीक्स में रिजल्ट जनरली आ जाता है। इस बार 4 वीक्स हो गया था तो नर्वसनेस कंटिन्यू बढ़ ही रहा था कि अपना नाम आएगा कि नहीं। ऐसे उम्मीद था कि आएगा जरूर, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। अब वो कि अगर 40 के नीचे आया तो फिर एक नया स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा कि रेलवे नहीं मिला। या तो सर 25 रैंक देख के मैं काफी खुश था कि चलो अभी अपन को रेलवे मैकेनिकल भी मिल जाएगा। और अपना ईएसी हो ही गया है जो अपना फाइनल टारगेट था। टाटा स्टील से रिजाइन करने के बाद मेरा जो एक क्लियर एम था कि क्या करना है लाइफ में, वो मेरे को अचीव हो गया। तो मैं काफी खुश हुआ, मतलब उस दिन तो बहुत खुश था। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा है कि देखो कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसा एक दिन में ना कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक मंथ में भी कुछ नहीं होता है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे ही तुम्हारा यस बैकग्राउंड में मुझे बोर्ड दिखाई दिया, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, ये थोड़ा सा बताओ कि व्हाइट बोर्ड से तुम क्या करते थे? सर, ये व्हाइट बोर्ड यही सर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मॉर्निंग में उठते ही मैं अपना डेली का जो टास्क होता है वो इस पे लिख लेता हूँ कि आज ये 3 काम तो करना है। जैसे ये सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, इसका टेस्ट सीरीज लगाना है, या ये टॉपिक क्लास में डिस्कस होगा तो इसको पढ़ के जाना है। या जो भी कंसेप्चुअल मिस्टेक जहाँ पे मैं ज्यादा कर रहा हूँ वो पॉइंट इसमें नोट डाउन करके रख लेता था। और उसमें फिर वो लिखा रहता था 1-2 दिन के लिए, अगर ऐसा कोई डाउट का चीज है जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए तब तक मैं इस पे लिख के रखता था उसको। और उसी के बाद मिटाता था तो मेरे डाउट वाला पोर्शन इससे क्लियर हो गया। और बाकी दिन का जो प्लानिंग वाला पार्ट है वो एकदम मेंटली क्लियर हो गया कि करना क्या है आज के दिन में, इसी ये तुमको पर्पज से। आइडिया कहाँ से मिला कि ऐसे टाइप का बोर्ड लगा दिया जाए? अब ये सब जॉब का एक्सपीरियंस था तो वहां पे जॉब में मैं देखता था कि जो भी डिपार्टमेंट हेड और चीफ लोग हैं उनका उनके पास एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड रखते हो। और उसमें एक्टिविटीज लिखा रहता है कि कौन सा टास्क कंप्लीट हो गया, कौन सा नहीं हुआ। और उसी के हिसाब से वो अपना दिन को प्लान करते हैं। मैंने अपने हेड का देखा था और वहां से फिर मेरे माइंड में आया। मैं वहां जॉब के टाइम भी फिर रखने लग गया था कि अपने को भी ऐसे ही करना चाहिए। उससे थोड़ा क्लैरिटी मिलता है। जो भी बंदा ये देख रहे हो, ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो तुम्हारा ये जो जुगाड़ है। एक्चुअली जितना भी हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, जैसे हम कॉर्पोरेट में काम करते थे, उस टाइम में जब भी हमारा बॉस का ऑफिस होता था, वहां पे एक व्हाइट बोर्ड होता है। ठीक है। यस और उस व्हाइट बोर्ड में लिखा रहता है कि बड़े प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट, कौन सा क्या है, कहाँ पे क्या स्टेटस चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, वो सब सारे लिखा रहता है। कि जैसे ही हम एंट्री करते थे उनका केबिन में, तुरंत हमें दिख जाता था कि एक्चुअली क्या क्या चल रहा है, और उनके आंखों के सामने सब कुछ चलता था। तो इस चीज को कैसे रजनीश ने यूज किया, यू कैन सी दिस। कि और ये ऐसे जो एक बोर्ड है, सबको मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि तुम उसके अंदर लिखते रहो और बच्चे को पढ़ाते रहो। ठीक है। जैसे हाँ। रिवीजन करना बहुत ही बोर होता है, बोरिंग काम होता है। तो मैंने बोलता हूँ कि ऐसे बोर्ड बोर्ड खरीदो। ठीक है। ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, बट आपको स्टूडेंट को बोलता हूँ नहीं, ये
आप इस नॉर्मल व्हाइट बोर्ड खरीद लो और मार्कर खरीद लो। और उसके बाद उसमें क्या करो कि आप मान लो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसको किसी को पढ़ाते रहो। लेट अस एज्यूम कि आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि जहां जहां पे आपका मिस्टेक है वो पकड़ में आ जाता है तुरंत। आप बोल नहीं पाओगे, किसी को पढ़ाने के जाओगे तो बोल नहीं पाओगे, और कहीं पर आपका क्लैरिटी कमी रह गया, जब भी आप उसको बोल के बताने जाओगे किसी को, तो वहां पे पकड़ में आ ही जाता है। तो ये एक तरीका है, बट तुम्हारा जो प्रोसेस है दैट इज ए वेरी यूनिक, और आज तक का मुझे लगता है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि रजनीश का जो जुगाड़ है, ये पहली बार देख रहा हूँ। मुझे भी एक जुगाड़ मिल गया कि भाई एक बोर्ड लगाओ, उसमें कौन सा आज का टास्क है वो लिखो, कि आज का कि आप छोटा सा प्लानिंग कर सकता हो ना, 2-3 दिन में मैं कहीं सा करूंगा। और दूसरा है कि कौन सा टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रहा है, कि उस टॉपिक को लिख के तब तक रखना है जब तक वो हमारा टॉपिक मतलब वो प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए। दैट इज वेरी यस इंटरेस्टिंग थिंग, एंड आई एम मतलब वेरी हैप्पी टू सी, एंड ये जुगाड़ हम जो है बाकी बच्चे को भी बताएंगे। और बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस का जो सिलेबस है दैट इज वेरी ह्यूज। यस सर। 26 सब्जेक्ट, ठीक है। गेट में 15 सब्जेक्ट था। ये 15 के बाद ये जो बाकी जो पार्ट है उसको किस तरह से मैनेज किया, मतलब जैसे डेली तुमने टाइम डिवाइड करके किया, क्योंकि बाकी पार्ट बहुत बोरिंग है। टेक्निकल यस पार्ट सर। फिर भी इंटरेस्टिंग है, बट बाकी जो पार्ट है वो बहुत ही बोरिंग है। उसको कैसे तुमने हैंडल किया, मतलब अ, एक दिन में पूरा टेक्निकल किया, नॉन टेक किया, कि ऐसे किया कि टेक्निकल के साथ हमने टाइम डिवाइड किया, किस तरह से इसको हैंडल किया नॉन टेक वाला पार्ट को? ये सर मैं बताता हूँ। जैसे मेरा ये पहला अटेम्प्ट था इसी के लिए। तो नॉन टेक वाला पार्ट क्या है, मुझे सिर्फ सब्जेक्ट का नाम पता था कि ये सब्जेक्ट है। बाकी उनके अंदर का कंटेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। और ये तब तक नहीं मालूम था। इस बार ईएससी का डेट पोस्टपोन हो गया था, प्रीलिम्स का हम्म। करीब करीब जुड़ फोर हाँ। मंथ्स आफ्टर गेट। हाँ। और मेरे पास गेट का तैयारी जब किया तो सिर्फ टेक्निकल पार्ट पे फोकस किया। गेट का भी मेरा हाँ। सर फर्स्ट ही अटेम्प्ट मानो, एक बार कॉलेज के साथ दिया था। तो हाँ। ये पूरा अनटच था। तो मेरे लिए फिर सर गेट का एग्जाम देने के बाद 4 मंथ में मैंने पूरा सर अपने आप को नॉन टेक पे शिफ्ट कर दिया। इसकी मैं डेली क्लास करता था, और क्लास के बाद में उसका पूरा रिवीजन करता था। तो मेरा सर एक्चुअली मैंने टेक्निकल को लास्ट जस्ट बिफोर ईएससी प्रीलिम्स 1 मंथ रिवीजन किया। बाकी टेस्ट सीरीज लगाता था, बट उसको मैंने लेफ्ट मतलब उसको पढ़ना बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज के माध्यम से थोड़ा पढ़ता था। तो सर उसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि मेरा नॉन टेक अच्छा हो गया। नॉन टेक में नियर टू 100 मार्क्स आ रहे हैं, बट अच्छा। टेक्निकल वाला गड़बड़ हो गया। टेक्निकल में सर जैसे इस बार का पेपर में मैं मानता हूँ कि 220 तक स्कोर करना बहुत हाँ। बड़ा चीज नहीं था। मेरा नियर टू 200 है, मतलब 200 ही अच्छा। है। वो 20 मार्क्स का वहां पे गेप हो गया। तो प्रीलिम्स का, जो कि मैं अपना स्ट्रोंग मानता था कि अपना गेट में ऑल इंडिया हम्म, रैंक 1 है, तो टेक्निकल हो जाएगा। हाँ। बट सर ईएससी में थोड़ा सिलेबस भी हो रहा है, और हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। और ज्यादा मेरा अगर वो रटना पड़ता है, हाँ गेट रटना में पड़ता है। तुम कॉन्सेप्ट से कुछ से निकाल दोगे। इंजीनियरिंग यस सर्विस में सर। कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेगा, तुम्हारा रटा हुआ ही होना चाहिए, मतलब समझना भी है रटना भी है। गेट में सिर्फ समझने से हो जाता है। तो एक गेट के हाँ साथ यस। इसमें थोड़ा सा है डिफरेंस है, बच्चे सब लोग समझ लो कि गेट में अगर आप चीज को समझते हो, चीज को अंडरस्टैंडिंग आपका है, तो आप उसका क्वेश्चन कर दोगे। इन इंजीनियरिंग सर्विस में समझना भी है और रटना भी है, और थियोरिटिकल कुछ ऐसी चीज होता है, जो ये होता है तो यही होता है ठीक है। जैसे यस सर। इंजीनियरिंग सर्विस में क्या होता है कि जैसे कोई चीज का बोल दिया गया कि दिस विल हैपन, अब वो क्यों हैपन है, अब उसका तुम्हारा जो है तुमको पता हो हैपन है नहीं हैपन है, बट वो रटना पड़ेगा तभी जाके होता है। और इतना कम टाइम में इतना क्वेश्चन करना पड़ता है कि रट रट के प्रैक्टिस। बट फाइनली अंत भला तो सब भला, क्योंकि प्रीलिम्स में तुम्हारा तो एक गड़बड़ गया, नहीं तो तुम्हारा यहाँ भी 1 आ जाता ठीक है। तो हाँ इंटरव्यू का मुझे डाउट था, बाकी मेंस का पेपर सर काफी सही गया। मेंस का पेपर मेरा उसमें टेक्निकली था, टाइम भी फिट से मुझे अच्छा खासा मिल गया, और हम्म, वो कवर हो गया। मतलब प्रीलिम्स और इंटरव्यू का मैं मान रहा हूँ कि उसमें स्कोर कुछ कम रहा है, उसी की वजह से थोड़ा रैंक डाउन इंटरव्यू हुआ। में क्या, इंटरव्यू में कैसे था ये? मतलब इंटरव्यू किस टाइप का हुआ था, जैसे पैनल में क्या क्या पूछा, इंटर किस टाइप का?
इंटरव्यू में सर मुझे एक्सपीरियंस रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे, मतलब मेरा 80% क्वेश्चन वही से थे, टाटा स्टील रिलेटेड ही थे। उसका अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाटा ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर टाटा स्टील के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो फिर हॉट स्ट्रिप मिल कैसे काम करती है, फिर बाइट एंगल क्या है, और रोलिंग अच्छा। से ज्यादा थे। हाँ। अच्छा। आप जाके पूछोगे प्रोडक्शन में ठीक है। हाँ, और प्रोडक्शन जबकि प्रोडक्ट। जबकि इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स में प्रोडक्शन का ज्यादा वेटेज नहीं है। हाँ बिल्कुल इंजीनियरिंग नहीं सर्विस सर, का बट मेंस इंटरव्यू में में। वेटेज देता है, हाँ, प्रीलिम्स में मेंस ज्यादा में वेटेज नहीं वेटेज है। हाँ, जैसे गेट में क्या होता है, प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है। जैसे गेट में जब से मतलब पेपर खोलो 20 मार्क्स का तो प्रोडक्शन रहता है। अब उसमें प्रोडक्शन परसेंट दिखता रहता है, बट इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर खोलोगे प्रीलिम्स में नहीं आता है, बट मेंस में बहुत ज्यादा वेटेज दे देता है वो। अब यही यस सर। दिक्कत है। रोबोटिक्स में भी यही दिक्कत करता है। रोबोटिक्स में भी यस। प्रीलिम्स में फिर भी आता है ठीक ठाक, बट मेंस में तो दबा के आ जाता है। अब वही डीएच हाँ, पैरामीटर ठीक और है। क्वेश्चन फिक्स है कि आना, यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, और अगर हमने एक बार टाइम इसमें लगा दिया तो ये सही हो जाना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है गलत होने का। इतना हाँ, क्लियर तो क्वेश्चन है। डीएच पैरामीटर वाला जो है उसका जुगाड़ जो हमने करके दिया है, उसमें ना एक हाँ वो यस। जो लास्ट में टेबल बना के दिया है कि ए वाला कर लो, और उसके बाद देखो भाई तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ठीक है, किधर जा रहा है। यस। तो जैसे ही जिधर जा रहा है उसके हिसाब से करते जाएंगे, आपने आप आपका वो आंसर आता जाएगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाएगा, बात खत्म। तो ये बहुत यस अच्छा सर। किया, क्योंकि वो एज दे देता है। देखो, ये रोबोटिक्स में क्या होता है कि रोबोटिक्स प्रोडक्शन ये सब एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो मतलब आता है तो आप पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, नहीं आता तो धुआं दिख के आ जाएंगे। तो इसलिए ये यस सर। दोनों सब्जेक्ट में मेंस में बहुत फोकस करना पड़ता है। प्रीलिम्स में अगर फोकस नहीं भी करे चलेगा, मुझे लगता है प्रोडक्शन का प्रीलिम्स में ज्यादा रोल नहीं है। ज्यादा रोल नहीं है ठीक है, सर, और बाकी ज्यादा रोल कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो गेस करके भी सही हो जाते हैं प्रोडक्शन के, हाँ। जैसे रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स का। रोबोटिक्स के हम्म, क्वेश्चन कुछ गेस से भी हो जाते हैं, कुछ ही क्वेश्चन हाँ होते हैं, बट मेंस में हाँ, काफी वेटेज है। मेंस में तो विदाउट ये नहीं होगा। तो मेंस के लिए तुमने क्या राइट अप कैसे, मतलब कैसे डिसीजन लिया, किस तरह से लिखना है? आ, जैसे कुछ बच्चे ना पूछता रहता है कि जैसे यूपीएससी में क्या कि अलग तरीके से लिखना पड़ता है। तो मुझे जितना आता है मैंने जब बताता हूँ जो बच्चे को कि भाई किताब में जैसे लिखा रहता है ना सॉल्व एग्जाम्पल, ये सर। बुक में जैसे सॉल्व एग्जाम्पल लिखा रहता है, अगर सेम लिख दोगे तो तुम्हारा फुल मार्क्स का फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट ये बच्चे क्या सर। करता है, यूनिट नहीं लिखेगा, डायग्राम ढंग से नहीं बनाएगा, ठीक है। अब ये सब में मार्क्स काट जाता है। यूपीएससी का रूल है कि अगर यूनिट आपने नहीं लिखा, मार्क्स काट देंगे। यूनिट गलत लिखा तो काट देंगे। उसके बाद डायग्राम ठीक से नहीं बनाया, काट देंगे। ठीक है, एजम्पशन नहीं लिखा, काट देंगे। तो इसका कुछ कुछ चीज है कि जो बुक में लिखा रहता है, अगर बुक को अगर ढंग से ना फॉलो करे, मेंस निकलना थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम्हारा क्या व्यूज है, ओपिनियन है इसमें? अ, सर मेंस में मैंने मतलब टाइम कंस्टेंट बहुत बड़ा कंस्टेंट है मेंस में। तो जितने भी क्वेश्चन है एक स्पीड से भी करने हैं। तो मैंने सर बहुत डिटेल में नहीं लिखा, बट गिवन डेटा, जिसमें बहुत ज़्यादा हाँ। डेटा नहीं था उसमें गिवन डेटा लिखा, देन डायग्राम बनाया अगर बन सकता है तो, देन मेन कंटेंट लिखा, देन आंसर में बॉक्स मार्क कर दिया। ये ये चार अच्छा। चीज मैंने किया। अजम्पशन कुछ क्वेश्चन में लिखा था जिसमें बहुत जरूरी था उनमें नहीं, लिखा, जिसमें जरूरत है बाकी ऑब्वियसली, सारे क्वेश्चन में हाँ। एजम्पशन होता भी नहीं है। हाँ सारे ये क्वेश्चन सर। में एजम्पशन होता भी कहाँ है, तो जिसमें एजम्पशन है तभी लिखेंगे। बट अगर है तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। और यूनिट अगर हाँ, नहीं लिखा तो तुम्हारा यूनिट गया। लिखना है। यस यूनिट सर। नहीं लिखा तो तुम्हारा गया, तो उसमें मार्क्स काट ही देता है। वो सबसे बड़ा दिक्कत है। और बच्चे का आदत नहीं है। जैसे तुम लोग क्या है कि यू आर टॉप इन, ये तो मानो भाई ईयर वन है गेट में। तो जो तुम्हारा जो पहले से ही जो लेवल है वो ऐसे आप है, उसके बाद थोड़ा सा और आप कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। बट जैसे कुछ बच्चे जो हमारा थोड़ा और वीक इससे आता है, तो उन लोगों को हमें सारे गाइड करना पड़ता है कि भाई कैसे करें, कैसे यूनिट लिखे, यूनिट लिखना सीखो, यूनिट लिखना आदत डालो। ठीक है। और जो कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर का मेथड भी सीखो। जो हम कैलकुलेटर यूज करता है कि वो तो गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर था और यहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर आ गया। अब उसको बार बार यूज करके उसको स्पीड बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तो न्यूमेरिकल है ही। अच्छा, इस बार पेपर वन एंड पेपर टू में क्या खेल हुआ था? क्योंकि पेपर वन सारे लोग फोकस करते हैं, इस बार पेपर वन डुबा दिया। पेपर वन में सर इस बार थ्योरेटिकल बहुत था, और पेपर लेंथी भी था, लेंथी के साथ हम्म। थ्योरेटिकल बहुत था सर।
हम्म 50% पेपर थ्योरेटिकल था, अगर कोई से भी क्वेश्चन पिक हम्म किए हो। कंपलसरी क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल बहुत ही हम्म। कम था, डेरिवेशन था। अ, बाकी जो कंपलसरी नहीं है उनमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, तो सर वो काफी लेंदी हो गया। मैंने उसमें अराउंड 200 प्लस अटेम्प्ट किया था, 200 का ही अटेम्प्ट हुआ था। और अच्छा। वो मतलब ओवरऑल वो ठीक था, उसका आंसर्स मेरा ज्यादा गलत नहीं थे, तो मतलब ठीक गया उसमें सर इस बार। 120 मार्क्स ही मतलब ज्यादातर लोगों का स्कोर है, मतलब बोल रहे थे कि 120 प्लस आ जाए तो काफी है, यू विल बी हैप्पी, मतलब ये वाला हम्म कंडीशन था। हम्म। और पेपर टू सर बहुत इजी था। पेपर टू हाँ में अटेम्प्ट कुछ लोगों ने 260 प्लस कर दिया, मैंने 250 का अटेम्प्ट किया था। और हाँ। मेरे आंसर्स सब सही थे सर। मैंने अच्छा। मिलाया, आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं था, तो मेरा अटेम्प्ट और के हिसाब से वो। अटेम्प्ट जो किया मतलब सही है, सॉलिड अटेम्प्ट किया। हाँ सॉलिड ये, अटेम्प्ट था सर, पेपर टू। हाँ ये पेपर बहुत वन में जरूरी है। न्यूमेरिकल गलत था, एक एक न्यूमेरिकल गलत था। देखो मेंस में क्या होता है, एक दो गलती तो हो ही जाता है, क्योंकि आप जितना भी करो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जल्दीबाजी में कभी एक डेटा देखने में गलती हो जाता है, कभी एक कैलकुलेशन में हो जाता है, एक दो तो मिस्टेक होगा ही। बट यस। यूपीएससी का अगर इंजीनियर सर्विस निकालना है तो मेंस इज द मेन। ये जो बंदा का मेंस में अच्छा नहीं है वो टिक नहीं सकता। तुम्हारा देखो प्रीलिम्स उतना अच्छा नहीं है क्या, इंटरव्यू में जो देखो इंटरव्यू क्या होता है ना, कुछ भी पूछता है। जैसे हमने आपको जो इंटरव्यू हुआ था तभी मैं बता दिया, कुछ भी पूछता है। अब उन लोगों का यस इंटरेस्ट आ गया कि चलो टाटा स्टील बोल दिया, बस टाटा स्टील से छोड़ के टाटा स्टील ही पूछते हैं। अब इंटरेस्ट आ गया, अब क्या होता है कि वो बातों बातों में ना 20-25 मिनट निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि इसको वही पूछा है और पूछा ही नहीं कुछ। ठीक है। हाँ ये इंटरव्यूअर सर भी हो जाता है। 20-25 मिनट होता है ना। अब ऐसे बात करते करते 20-25 मिनट हो गया, टाटा स्टील के बारे में ही बात करते करते उसका रोलिंग मिल ए मिल ओ मिल सारे बातें हो गया। अब वो लोग भूल गया कि भाई बाकी तो पूछे ही नहीं इसको। अब इसी से क्या हो गया कि बट तुम्हारे लिए तो लाइफ लॉन्ग का ये है ना कि भाई लाइफ में मैं इतना कुछ पढ़ के आया था, इतना सारे जानकारी लेके आया था, और हमें पूछा कौन सा टाटा स्टील के बारे में। तो इसलिए क्या होता है, जो जो पॉइंट है उसको सारे करके जाना पड़ता है। और जॉब वाले को तो कभी कभी ऐसा रहता है। अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारा इंटरव्यू कोई देखा कि टाटा स्टील में था तो टाटा स्टील का पूछ लिया। दूसरा ऐसे ही बंदा होगा जो जॉब कर रहे थे, उसका मान लो वो फील्ड मैच नहीं किया, जो इंटरव्यूअर थे उसका फील्ड मैच नहीं किया, वो क्या करेंगे, जॉब से एक भी नहीं पूछेंगे, सारे थियोरेटिकल पूछने लग नहीं जाएंगे। पूछेंगे सर, यस सर ऐसा भी हो नहीं जाता है। है। अब इंटरव्यू पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसके केस में क्या होता है, सारे आपको पिवट करके जाना है। अगर पूछा जॉब वाला तो वो बताएंगे, नहीं तो टेक्निकल पूछेंगे टेक्निकल बताएंगे। ये सारे बहुत जरूरी है। तो जो भी आप यस देख सर। रहे हो, देखो रजनीश जो है ऑल इंडिया रैंक 1 है गेट में। उसके बाद 25 है। आप बोलेंगे सर 25 1 में बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, एक क्वेश्चन और तो 1। ठीक है, यहाँ पे जस्ट जो ये जो टॉप कैंडिडेट होता है ना, जो इंजीनियरिंग सर्विस का टॉप में आता है, इन लोगों का ऐसा नहीं सोच सकते कि इसका 25 है इसका 1 है। दैट इज इमेटेरियल। दोबारा टेस्ट ले लेंगे, इसका 1 आ जाएगा, जिसका 1 था उसका 150 चला जाएगा। ठीक है। क्यों ना, वो जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का कन्वर्सेशन में एक क्वेश्चन का डिफरेंस सब क्रिएट कर देता है। प्रीलिम्स और इंटरव्यू में मोस्टली आपका बैलेंस रहता है, जो टॉपास रहता है मोस्टली बैलेंस रहता है, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है। बट जो रैंक डिसाइड करता है वो मेंस का मार्क्स। और मेंस का मार्क्स यस कैसे आएगा, जो तुमने किया कि भाई मुझे लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, मुझे कर करके देखना है। और जो कैलकुलेशन है उसका वो भी है कि टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। अ, क्योंकि टेस्ट अगर आपने ढंग से नहीं दिया तो वो टाइम ही नहीं पता चलता है। ये टेस्ट में क्या करता है कि भाई ये जो 3 घंटे के अंदर तुमको इतना क्वेश्चन करना होगा, इतना कुछ लिखना होगा, तो हम कितना लिख पाओगे। मैंने बोल दिया एकदम सारे का जमसा लिखना, भाई लिख ही नहीं सकते, यू डोंट हैव टाइम। तो आपको वो ये वाइज सर। चॉइस पहले से ही करना पड़ेगा कि भाई टेस्ट। क्या करना है। यस। हाँ बताओ, यस इसमें सर। तुम्हारा क्या विचार है। सर टेस्ट को लेके मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहला टेस्ट जो मेंस का दिया था उसमें सर टाइम कम पड़ गया सर बहुत, मतलब हाँ, 140 मार्क्स का मेरा कोचिंग का टेस्ट अटेम्प्ट हुआ था। फिर अच्छा। मैंने उस पर वर्क किया, मेरे का टाइम कम। उसमें मार्क्स ठीक थे, 140 में से मेरे 130 मार्क्स थे। मैंने एक्यूरेसी पे हाँ बहुत ध्यान दिया। हाँ पेपर टू वो डिजाइन रिलेटेड था। मैंने उसमें मैं कहा अब कुछ भी हो जाए बहुत स्पीड से करना है। उसमें मैं हाँ 260 का अटेम्प्ट किया, और सर आप हाँ। सरप्राइज होंगे ये जान की 120 मार्क्स आए उसमें। उसमें अच्छा। आंसर सब क्वेश्चन के गलत थे।
इतना ओ। स्पीड से किया कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूरे गलत। वो दो टेस्ट से मेरे को सब समझ में आ गया। मैं कहा ना हाई स्पीड से करना है, ना बहुत ज्यादा धीरे करना है, क्योंकि यस। या तो टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, या कैलकुलेशन मिस्टेक सारे गलती बहुत हो जाएगा। heavy हो जाएगा। ये सर। हाँ। तो अराउंड टू 200 प्लस अगर जा रहा है, लाइक 240 250, अगर पेपर इजी है तो 250 प्लस काफी है, और अगर पेपर हम्म। बहुत लेंथी है तो 200 भी हम्म। काफी है। सर मैंने हम्म। फाइनल में बहुत सारे टेस्ट लगा लगा के मैं ये कंक्लूजन पे आ गया था कि मतलब इतना तो कर ही देना है। फिर वो हम्म। टाइम के हिसाब से, लाइक आधे घंटे में हम एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट फर्स्ट 30 30 मिनट्स के 5 स्लॉट बना लिए, और उसमें हाँ। एक एक क्वेश्चन का टारगेट रखा। अच्छा। ऐसे करके पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी फिर कुछ टाइम बचेगा, उसमें कोई पार्ट अगर छूट गया तो उसको करना है। हाँ, मेरा जो कहना है, मेरा जो सबसे मैंने देखा हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विस में अ, किताब का मतलब जैसे मेंस एग्जाम बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सर। क्योंकि क्योंकि अगर किताब आपने नहीं पढ़ा, नोट ये इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस क्वालिफाई नहीं करा सकता। हाँ, किताब से पढ़ना है सर। मैंने सबका तो किताब से नहीं पढ़ा था, बट मेरे को एक आइडिया जरूर था किताब में क्या लिखा हाँ। है। वो एक बार देखते ही एक वो सीक्वेंस पता लग जाता है कि ये सीक्वेंस से करना हाँ। है। हाँ। हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा। गेट की तरह नहीं है कि सर 2 लाइन में हम आंसर ले आए और आंसर आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, लगा के। प्रीलिम्स में जैसे मटेरियल पढ़ लिया, मेरा मटेरियल पढ़ लो, सब हो जाएगा, सारे सारे आ जाते हैं। बट हाँ हाँ, मेंस में प्रीलिम्स ऐसा नहीं होता है। नहीं मेंस में होगा आज ये। तक दुनिया में कोई मटेरियल नहीं बना है कि जो सिर्फ वो मटेरियल पढ़ने से तुमको मेंस क्वालिफाई करा देगा। मेंस में किताब पढ़ना ही पड़ता है। और सारे सब्जेक्ट का तो पढ़ नहीं पाएंगे, उतना टाइम तो है नहीं, बट कुछ तो आपको जो मेन सब्जेक्ट है उसमें, जैसे सबसे पहले जो बात बोला कि भाई हमें किताब देखते ही भी पता चल जाता है कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो उसके वही तो चीज चाहिए। ये सर। पढ़ने का मतलब नहीं कि हमें एक एक लाइन को घुसे घुस के पढ़ना है। भाई तुमको तो एक आइडिया है कि क्या टॉपिक क्या होता है क्या। भाई प्रीलिम्स में इतना पढ़ाई किया तो कॉन्सेप्ट तो सारे आ गया। अब मेंस के लिए वो जो पॉइंट्स पॉइंट्स है, उसके बाद जो चीज़ है वो पढ़ना बहुत जरूरी पड़ता है। प्रीलिम्स ओनली मटेरियल से निकल जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा। ये ठीक है। सर इवन मेंस की। मेरा एक फ्रेंड है, प्रीलिम्स में सर 330 अराउंड मार्क्स थे, बट सर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। मतलब मेरे को ये जान के बहुत मैं सरप्राइज हो गया कि इवन 40 मार्क्स ज्यादा होने के बाद भी मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू उनका अच्छा जाएगा, बट मेंस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो काफी उसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो सर मेंस में इवन 100 प्लस मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उस टॉपर बंदा और। को पूछ लो, एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उस बंदा को पूछ लो, वो सिर्फ कोचिंग के मटेरियल में भरोसा करके बैठ गया होगा। एंड दैट इज द और बिगेस्ट मिस्टेक। और, और सर नहीं, कोचिंग का मटेरियल एंड देन टेस्ट सीरीज लगाया नहीं। दो नहीं तीन लगा। टेस्ट लगाए कि दो चीज हो गया, अब हो वो दो जाएगा। चीज हो गया। दोनों ही आपका मतलब फेलियर होने के लिए सफिशिएंट है। ये सर। ओनली मेंस में, प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में हमारा पूरा मटेरियल अवेलेबल है, भाई तुम इतना ही पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कुछ भी उठा के देता है। अब उसके लिए तुमको जो है कुछ किताब तो रेफर करना ही पड़ेगा, और उसका उसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ये पीवाईक्यू, सर। टेस्ट, और ये और वो, उस टाइम में जो मतलब प्रीलिम से मेंस के बीच वाला जो टाइम है, उसको मतलब जितना जो इफेक्टिवली यूज कर सकता है ये सर। उतना ही उसका एज लेके आता है। और टेस्ट टेस्ट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम सेंटर में जाकर धुआं देख के आ जाएंगे। फिर आप देखो ना, एक ज्यादा को कितना है, 40 मार्क्स तो तुमने उसमें उसने उस एज लिया है प्रीलिम्स में। हाँ, 40 मार्क्स सर। का लेने के लिए 10 निकल गया, कितना क्वेश्चन में मार्क्स एज लेना पड़ा। लेकिन ये मेंस में एक क्वेश्चन में हो जाएगा। दो मेंस का क्वेश्चन में हो एक जाएगा क्वेश्चन में कंप्लीट 40 मार्क्स का तुम्हारा 60 मार्क्स का लीड आ जाएगा। हाँ, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन में तो एक में हो जाएगा ये सर, 60 मार्क्स एक का। क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट लीड आ जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है ये कि सर। तुम्हारा जो पूरा पेपर है उसके अंदर में एक एक पार्ट करके अगर एक क्वेश्चन अपने किसी ने एक्स्ट्रा कर पाया तो हो गया फिर। तो इसलिए प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए तो सिर्फ जो है मतलब सिर्फ जो उनका जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, मैंने जानता हूँ ना, मेरे पास सारे नोट हैं ठीक है, सारे टीचर का भी है। नॉट ओनली कि मेरा, मेरे पास तो मेरा तो है ही, मेरे सारे टीचर की मेरे पास आता है, रहता है। सारे का देख लिया मैंने कि भाई किसी का तो मेंस क्वालिफाई कराने के लायक नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये करना है, उसके साथ साथ किताब से पढ़ना है।
मेंस के लिए तो करना ही पड़ेगा इंजीनियरिंग सर्विस का। इसलिए मैंने एक जुगाड़ भी बताया, तुम्हारा जो पॉलिसी है सबसे बेस्ट है, मुझे लगा सबसे बेस्ट पॉलिसी है। क्या बेस्ट पॉलिसी है? कि पहले गेट उखाड़ लो, गेट में जो कर सकते हो कर लो। अब वो 15 सब्जेक्ट में हो गया, फिर वो 15 सब्जेक्ट तुम्हारा एकदम फिंगर टिप्स में आ गया। अब तुम्हारे पास आता है भाई मेंस, इंजीनियरिंग सर्विस। अब क्या होता है कि उसमें जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है। फिर क्या कि तुम तो बेस तो जानते हो ना, 15 सब्जेक्ट का तुम्हारा तैयार हो जाएगा फाउंडेशन। आप सिर्फ उसको रिवीजन करना है, और बाकी जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है वो सारे पढ़ते रहना है। तो 2 साल का कोई भी टारगेट ले, मेरा इंजीनियरिंग सर्विस का सबको मैंने सलाह देता हूँ, मुझे जो भी बच्चे हैं, कि पहले गेट फोड़ो। उस गेट फोड़ने के लिए 15 सब्जेक्ट में तुम एकदम पूरा मास्टर बनो। नेक्स्ट ईयर आप टारगेट लो इंजीनियरिंग सर्विस का, और एक बार में निकलेगा जैसे रजनी ने निकला। देखो, हाँ जी सर। बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं उसको लगता है 25 रैंक, भाई 25 रैंक नहीं है, फर्स्ट टाइम है, वो भी ध्यान रखना है। 25 रैंक इन फास्ट अटेम्प्ट, तुम बता दो ईयर 1 से ईयर 24 तक कितना कितना अटेम्प्ट में हुआ है। ही इज द टॉपर इन फास्ट अटेम्प्ट। और पहली बार अटेम्प्ट है तो तुम्हारा सारे डिसीजन सही है, नौकरी छोड़ के प्रिपरेशन लेना, एवरी डिसीजन जो तुमने जिंदगी में लिया है सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में फ्यूचर में भी सेम तरीका से आप डिसीजन लेंगे। एंड हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, आपको पहुंचा देना है इंजीनियरिंग सर्विस में एंड रेलवे में। मैंने रेलवे खुद छोड़ के आया हूँ ठीक है। और उसका मैं आज तक मुझे लगता है कि दैट वाज द हिस्टोरिकल मिस्टेक जो मैंने किया हूँ। ओके क्योंकि सर। इंजीनियरिंग सर्विस का बाकी कोई भी नौकरी छोड़ा जा सकता है, बट रेलवे को छोड़ के आना मतलब एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है। जो मेरे बैचमेट्स हैं, दे आर सो पावरफुल नाउ। कोई सीबीओ बना है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना है, कि उससे मिलना मुश्किल है अभी। मैं जाता हूँ तो मैं पहले फोन करता हूँ, तू जहां जहां पे वो सिक्योरिटी वगैरह सबको बोल के रख कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, ठीक है, 10 जगह में मैं साइन नहीं करूंगा। अभी मुझे मैं मिलने जाता हूँ सीबीओ से, तो बोले कि वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, आप उसके पास मिलने के लिए ऐसे परमिशन ही नहीं है। तो मैंने बोला तुम्हारा पूरा सिक्योरिटी को बोल के रखो कि मेरा फ्रेंड ना रहा है, पहले बोल के रखो तब मैं आऊंगा ठीक है तो क्योंकि वो ऐसे होता है कि वो जैसे जाते हो फिर जाके वो मेरा गाड़ी का नंबर लेके, गाड़ी का नंबर से भी कहता है कि जैसे मैं एंट्री करता हूँ तब से मेरा ये रहता है कि अच्छा इसका फ्रेंड है, सर का साहब का फ्रेंड है। तो वो एक जो ऑरा है कि वो मतलब यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन। क्या वो पहला दिन में आ जाएगा? नहीं आएगा, पहले 4-5 साल तो तुम नौकरी जो करोगे तेल निकल जाएगा, ये भी ध्यान रखें। रेलवे जी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समझना और उसको पूरा मतलब देखना, देखने के लिए सबको जगह भेजेगा आपको। देखना समझना पूरा ऑर्गेनाइजेशन को, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इतना उसका सिस्टम है। मैंने उसमें काम ना करने का पनिशमेंट होता है भाई कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ उसमें काम ना करने का पनिशमेंट होता है। 5 टाइप का ये मिलता है, जो अगर काम ना करे यू विल बी, मतलब 5 टाइप का चार्जशीट होता है। तो ये सब जो चीज है कि वो सारे आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप तो ज्यादा चार्जशीट दोगे, आपको चार्जशीट मिलेगा नहीं ठीक है। आप ज्यादा चार्जशीट दोगे क्योंकि आपका नीचे जो लोग काम करते हैं आपको चार्जशीट देना पड़ता है, ठीक है। आप ये सब जो चीज है, कैसे इतना लोग तुम्हारा अंडर में कितना लोग होगा? 1,500। मोर देन 100। 1,500 लोग आपके अंडर में काम करेंगे। आप डेढ़ ओके हजार सर। तो पहले शुरू में, उसके बाद 1.5 लाख ठीक है। जब तक रिटायरमेंट हो गया तब तक तुम्हारे अंडर में 1.5 लाख। अब 1,500 लोगों को मैनेज करना तो दैट इज अ वेरी हरक्यूलियन टास्क। और जैसे ये सीख जाओगे, रेलवे का बंदा को पूरा डेपुटेशन में, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर जगह में भेजता है। मेरे साथ जितने बंदा रेलवे में थे, अभी 2-3 होगा रेलवे में काम करता है, बाकी सारे डेपुटेशन में। डेपुटेशन में गवर्नमेंट का जो बड़े बड़े पोस्ट है वो होल्ड करके बैठा है ठीक है, इंडिपेंडेंट पोस्ट। एक तो अभी 4 स्टेट का ट्रांसपोर्ट का हेड है ठीक है, 4 स्टेट का 4 फुट ट्रांसपोर्ट का हेड बन के बैठा है। तो ये सब जो चीज है मिलेगा कब? तुम्हारा 12 ईयर्स के आसपास नौकरी होता है, वो सिलेक्शन ग्रेड आता है उसके बाद होगा। और अभी भी जैसे मुझे ये मिला था, पास मिला था रेलवे का, उसमें लिखा है एनी स्टेशन टू एनी स्टेशन। मतलब ट्रेन वेन का जो है हमारा कोई बात ही नहीं है ठीक है, एनी स्टेशन टू एनी स्टेशन। फिर हम लोग का एक बार ऐसे हुआ कि ट्रेन में सीट नहीं मिला, वो जो हमें ट्रेनिंग करने जाना था, तो सीधा हमारे पास कोच आ गया।
सैलून कार बोलते हैं, उसमें बेड है, उसमें किचन है, उसमें बाथरूम है, मतलब नहाने का है, सब कुछ उसमें है। ठीक है। ऐसे हमारे पास ये सैलून कार आ गया। तो ऐसे ऐसे चीज आपको मिलेगा, बट वो सब जो मिलेगा उसके बाद, हाँ, दूसरा होता है फैमिली लाइफ। रेलवे में फैमिली लाइफ का जो है, फैमिली जो, तुम जिन ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको तो काम करना पड़ेगा रेलवे का। बट जो फैमिली होता है, जो वाइफ है, वो अगर थोड़ा सा कल्चरल टाइप का हो गया, थोड़ा सा सोशल टाइप का हो गया, दे विल एंजॉय द लाइफ। मतलब जहां जाए, ठीक है, मैडम मैडम मैडम, जहां जाए, तुम्हारा उतना इज्जत नहीं मिलेगा कि तुम तो काम करते रहोगे ना। ठीक है। तो यस दे सर। विल एंजॉय द सर्विस, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा जो बच्चे, मतलब ये एक ऐसा चीज है, बांग्लो मिलता है, और उससे मतलब वो कहना कहे, मतलब पैसा से वो कभी नहीं अचीव किया जा सकता। हम जितने भी पैसा कमा लो उसको अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो मैं बोला, सर आपने क्यों छोड़ दिया? मैंने छोड़ के आया था, मुझे एक कराना था, मैंने रेलवे छोड़ के आया हूँ, और अभी तक 200 के आसपास जो कैंडिडेट है मैंने रेलवे में भेजा भी हूँ। ठीक है। तो इसलिए जी। जब भी जाओगे, जहां भी जाओगे, मेरा स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। आपका सीनियर भी मेरा स्टूडेंट होगा, उसका सीनियर भी मेरा स्टूडेंट होगा। ठीक है। लास्ट 10-12 ईयर से जितना भी बच्चे रेलवे में एंट्री किया है, जितना भी कैंडिडेट, वो सारे मंडल का स्टूडेंट होगा। ठीक है। तो इसलिए खुश होकर अपना काम करते रहे, और वर्ल्ड इज टू स्मॉल, विल मीट अगेन एंड अगेन। खुश रहो। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे तरफ से स्टूडेंट के लिए uh, एक मैसेज कि क्या करना चाहिए, एस्पिरेंट के लिए क्या तुम सजेस्ट करते हो? सर मैं एक कोट से इसको एंड करना चाहूंगा। रतन टाटा जी का एक कोट है कि डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, जस्ट टेक ए डिसीजन एंड मेक देम राइट। जो ये तुमने सर किया। जो मैंने किया सर, मेरा एम ईएससी क्लियर करना था, पहले ही अटेम्प्ट में था। तो सर मेरा हो गया फाइनली, रेलवे भी इस बार आ गया, तो मेरा उसमें भी हो जाएगा सर। सब कुछ हो गया। सर फास्ट अटेम्प्ट ये में आईएएस क्वालिफाइड, फास्ट अटेम्प्ट में 25 रैंक, फास्ट अटेम्प्ट में रेलवे। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इन द फास्ट अटेम्प्ट। तो यही होता है डिसीजन। तो इसलिए खुश होकर अपना काम करते रहे, और वर्ल्ड इज टू स्मॉल, विल मीट अगेन एंड अगेन। खुश रहो।